गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था डैम्पिंग ऑफ डिजीज के बारे में, उसके बाद वीडिंग्स के बारे में, प्लांट कंटेनर्स, फर्टिलाइजेशन, मिस्ट चैम्बर के बारे में भी बात कर ली थी। और जो आज के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे सीड स्टैंड, सीड ऑर्चार्ड, सीड हैंडलिंग, सीड स्टोरेज और सीड की टेस्टिंग। मेनली नर्सरी के अंदर हम सीडलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम एक हेल्दी प्लांट को तैयार करें। हेल्दी प्लांट या फिर गुड क्वालिटी का जो प्लांट है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी हमको क्वालिटी सीड की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे क्वालिटी सीड्स हम जो है सीड प्रोडक्शन एरिया या फिर सीड ऑर्चार्ड से कलेक्ट कर सकते हैं। सीड स्टैंड को हम सीड प्रोडक्शन एरिया भी बोलते हैं या फिर सीड सोर्स सिलेक्टेड स्टैंड भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा एरिया होता है फॉरेस्ट के ही अंदर जहाँ पे हम कुछ ट्रीज को सेलेक्ट करके रख लेते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि उस एरिया से हमको सीड का कलेक्शन करना होता है। ये जो ट्री हम रखते हैं फॉरेस्ट के अंदर कहीं पे सिलेक्ट करके, वो ट्री अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, प्रॉपरली थिन्ड होनी चाहिए और ऐसे ही ट्री स्पीसीज का जो विगर मिलता है वो हमको अच्छा मिलता है। इनका जो क्राउन है वो भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, जो बोल पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। सीड स्टैंड के ट्री बहुत ज़्यादा यंग एज के भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी उन ट्री को नहीं होना चाहिए। करीब मिडिल एज के जो मैच्योर ट्री हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है फॉर कलेक्शन ऑफ सीड। सीड प्रोडक्शन एरिया या फिर सीड स्टैंड बनाने के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो टू प्रोड्यूस सीड्स ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी थ्रू द सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ इंफीरियर ट्री। जो भी इंफीरियर क्वालिटी के ट्री हमारे इस फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे उनको हम हटा के केवल जो अच्छी क्वालिटी के ट्री हैं उनको ही रिटेन करेंगे। ऐसे ट्री हेल्दी होने चाहिए और इनका जो स्टेम है वो भी सीधा होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने से मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो फिर वुड के अंदर नॉट ज़्यादा बनने लगते हैं। अगर नॉट बनते हैं तो वुड की क्वालिटी जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है फिर वुड की। हाई क्वालिटी वुड प्रोड्यूस करने के लिए हमको अच्छी क्वालिटी के ट्री लेने पड़ेंगे। जब भी हमको फॉरेस्ट से सीड का कलेक्शन करना होता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम फॉरेस्ट में जाएं और कहीं से भी जो सीड है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो अगर हमारा एक सीड स्टैंड प्रॉपर सीड प्रोडक्शन एरिया हम पहले से ही सिलेक्ट करके रखेंगे तो वहाँ जाके हम सीधे एक ऑर्गेनाइज वे में सीड का जो कलेक्शन है वो कर सकते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है, टू कंसंट्रेट सीड कलेक्शन इन ए फ्यू स्पेशली ट्रीटेड पार्ट of the forest to make seed collection easier to control and organize. So next है to improve the germinative energy and the germinative capacity of the seed collected. जो सीड हम नर्सरी के अंदर यूज करते हैं उनकी जो जर्मिनेटिव एनर्जी है और जर्मिनेटिव कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको जो क्वालिटी सीड है उनका यूज करना चाहिए। ऐसे सीड हम सीड स्टैंड से कलेक्ट कर सकते हैं। जर्मिनेटिव एनर्जी की बात करें तो ये जो जर्मिनेटिव एनर्जी है इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ सीड दैट जर्मिनेट अप टू ए पीक पॉइंट। मतलब अगर कोई हम सीड ग्रो कर रहे हैं तो कितने टाइम तक का मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीड्स हैं वो एक पीक पॉइंट तक का जर्मिनेट कर जा रहे हैं। जैसे टोटल अगर पीरियड 15 दिन का है और हो सकता है जो मैक्सिमम 70-75% ऑफ द टोटल सीड हैं वो 10 दिन के अंदर जर्मिनेट हो गई, तो 10 दिन जो है उनका मैक्सिमम जर्मिनेटिव एनर्जी रहेगा। ऐसी जर्मिनेटिव कैपेसिटी मतलब 10 दिन के बाद भी कुछ ऐसे भी सीड होंगे, अगर उनको टाइम हम आगे कैलकुलेट करें, पूरा ऑब्जर्व करें 15 दिन तक का, तो कुछ और भी सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो कितने सीड जर्मिनेट कर सकते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशन रहेंगी वहाँ पे जर्मिनेट होने के लिए। द परसेंटेज ऑफ सीड दैट वुड नॉर्मली जर्मिनेट अंडर द ऑप्टिमम कंडीशन। ये होता है जर्मिनेटिव कैपेसिटी। इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए हमको गुड क्वालिटी सीड का यूज करना होता है। फिर सीड जो प्रोडक्शन एरिया है वो हमारा नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर भी हम इसको
डेवलप कर सकते हैं, या फिर जो हमने अगर कहीं पे प्लांटेशन किया है तो प्लांटेशन के अंदर भी इसको हम सीड स्टैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो क्रॉप होनी चाहिए वो हम पहले भी डिस्कस किया कि मिडिल एज होनी चाहिए, बहुत यंग भी ना हो और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी ना हो। अगर 120 साल का रोटेशन है तो करीब 25 से इधर 75 ईयर के बीच वाले जो ट्री होंगे केवल उनको हम सीड कलेक्शन के लिए सिलेक्ट करेंगे। ये ट्री हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी से मतलब है कि इनमें किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज का इन्फेस्टेशन या फिर इंसेक्ट अटैक नहीं होना चाहिए। ये ट्री विग्रस होनी चाहिए, फिनोटिपिकली सुपीरियर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर ट्री। इनका जो बोल होगा वो स्ट्रेट होगा, इधर उधर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। सीड प्रोडक्शन एरिया टेक्टोना ग्रैंडिस जो टीक होता है इस स्पीशीज के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला इन स्टेट्स में टीक के जो सीड प्रोडक्शन एरिया है वो मेंटेन्ड है, जबकि हिमाचल प्रदेश में पाइनस रॉक्सबर्ग जो चीड़ होता है उसके सीड प्रोडक्शन एरिया डेवलप्ड है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सीड स्टैंड। कैसे ट्री को हमको सेलेक्ट करना है फॉर सीड स्टैंड। Tree must be show good morphological feature, especially straightness, favorable branching, habit, cylindrical stem। ये सब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं वो ट्री के अंदर होने चाहिए। एक तो ट्री जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, इधर उधर लीन नहीं होना चाहिए। दूसरा है उसमें जो ब्रांचिंग है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कम है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। उसका जो स्टेम है वो सिलेंड्रिकल होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर टेपर नहीं होना चाहिए। टेपर अगर ज़्यादा होगा, टेपर क्या होता है, डिक्रीज इन डायमीटर फ्रॉम बेस टू अपवर्ड। जैसे जैसे बेस से ऊपर को जाते रहते हैं तो जो स्टेम है उसका डायमीटर कम होते रहता है, इसी को बोलते हैं टेपर। तो रेट ऑफ टेपर कम होना चाहिए। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ वुड शुड बी गुड। अपने आसपास के ट्री से ज़्यादा वुड प्रोडक्शन उस ट्री का रहना चाहिए। द ट्री इन सेलेक्टेड स्टैंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम डैमेजिंग एजेंसी। जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, इसका अटैक ट्री के ऊपर नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन फ्रॉम इंफीरियर सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड स्टैंड के आसपास उसी स्पीसीज के ट्री, इंफीरियर क्वालिटी के ट्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनका जो पॉलन ग्रेन्स है वो सीड स्टैंड के अंदर आ सकता है, जिस नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो भी इंफीरियर क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे, या जो सीड प्रोडक्शन होगा वो भी इंफीरियर क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा। फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलर इंस्पेक्शन इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। जो भी सीड स्टैंड हम बनाएंगे फॉरेस्ट के बीच में, उसके आसपास जो रोड है या पाथ्स हैं वो रहने चाहिए, ताकि इजीली हम उस एरिया का इंस्पेक्शन कर सकें और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो। सीड स्टैंड शुड बी सफिशिएंट एरिया। ये जो एरिया हम बनाएंगे सीड स्टैंड का, सीड प्रोडक्शन एरिया का सिलेक्ट करेंगे, वो भी सफिशिएंट एरिया में उसको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी नर्सरी के अंदर सीड की, वो डिपेंड करेगा कि कितना एरिया जो है वो सीड स्टैंड का है। अगर हमको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो सीड स्टैंड भी हमको बड़ा रखना पड़ेगा। अगर हमारी रिक्वायरमेंट कम सीडलिंग्स की है नर्सरी के अंदर, कम सीड हमको कलेक्ट करने हैं, तो फिर छोटा एरिया हम सीड स्टैंड का रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीड ऑर्चार्ड। सीड प्रोडक्शन एरिया की तरह ही सीड ऑर्चार्ड भी एक ऐसा एरिया है जहाँ से हम जेनेटिकली सुपीरियर सीड को कलेक्ट कर सकते हैं। A seed orchard is defined as a plantation of genetically superior trees isolated to reduce pollination from genetically inferior outside source and intensively managed to produce frequent, abundant and easily harvested seed crop।
It is established by setting out clones or seedlings progeny of trees selected for desired characteristics. सीड स्टैंड और सीड ऑर्चार्ड में डिफरेंस ये होता है कि जो सीड स्टैंड है वो हमारा फॉरेस्ट के ही अंदर एक ऐसा एरिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हम सीड का कलेक्शन बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो सीड ऑर्चार्ड है वो नया एक एरिया डेवलप किया जाता है ताकि वहाँ से हम सीड का जो कलेक्शन है वो करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में सीड ऑर्चार्ड को बनाया जाता है। सीड ऑर्चार्ड दो टाइप के मेनली होते हैं, एक होते हैं क्लोनल सीड ऑर्चार्ड्स, दूसरे होते हैं सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड। क्लोनल सीड ऑर्चार्ड raised by grafting clones in the form of scion or buds of plus tree on the stalk of seedling raised at proper spacing in advance or by planting of rooted cutting of plus tree। जो भी हमारा फॉरेस्ट के अंदर कोई एक फिनोटिपिक अच्छा ट्री जिसको हम प्लस ट्री कहते हैं उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम ये जो सीड ऑर्चार्ड है क्लोनल वाला उसको तैयार करते हैं। सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड के अंदर हम प्लस ट्री का सीड लेके एक ऑर्चार्ड जो है वो डेवलप करते हैं। जो क्लोनल सीड ऑर्चार्ड होते हैं वो थोड़ा बेटर माने जाते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड अर्ली। इसमें जो हमको सीड्स हैं वो एज कम्पेयर टू सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड थोड़ा जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसमें मिल जाते हैं। सेकेंड है द सीड्स प्रोड्यूस में बी जेनेटिकली ट्रू टू देयर मदर टाइप। जो भी हमारा मदर प्लांट का कैरेक्टर होगा वही हमारा क्लोनल सीड ऑर्चार्ड के अंदर जो भी सीड डेवलप होंगे उन सीड्स के अंदर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सीड कलेक्शन। कैसे हम अलग अलग मेथड से सीड का कलेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली 3 मेथड इसके अंदर होती हैं, कलेक्शन ऑफ फॉलन फ्रूट, कलेक्शन फ्रॉम द क्राउन ऑफ फेल ट्री, थर्ड इज कलेक्शन फ्रॉम द स्टैंडिंग ट्री। तो ये जो मेथड है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्री, ट्री का कैसा कैरेक्टर है, ट्री बहुत लंबा है या छोटा है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट या सीड हमको कलेक्ट करना है उसका कैसा कैरेक्टर है। थर्ड ये डिपेंडेंट करता है रिलेटिव साइज इन नंबर ऑफ नेचुरल डिस्पर्सल यूनिट। फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लोप। इन सब के बेसिस पे हम जो है ये मेथड को अप्लाई करते हैं। पहला है सीड कलेक्शन फ्रॉम द फॉलन फ्रूट और सीड्स। इसमें जो सीड्स या फ्रूट हैं वो जब ट्री मैच्योर हो जाता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गिरता है तो वहाँ से हम इस सीड को या फिर फ्रूट को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी स्पीसीज जिनकी जो फ्रूट का साइज बहुत बड़ा होता है उन स्पीसीज में ये मेथड जो है वो यूज में लाई जाती है। ये मेथड जो है बहुत चीप है और इसमें किसी भी टाइप का कोई स्किल लेबर उसकी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ स्पीसीज हैं जैसे टेक्टोना ग्रैंडिस है, एमलिका ऑफिसिनेलिस है, अल्बिजिया लिपबैक, दलबर्जिया सिसु, सोरिया रोबस्टा। इन सब स्पीसीज में इसी मेथड को यूज में लाया जाता है। इसमें जो मेन डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो है कि देयर इज ए रिस्क ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेच्योर एम्प्टी अनसाउंड सीड्स। जो भी हमारे सीड्स नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पे गिरे होते हैं हम सारे के सारे कलेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ एम्प्टी या अनसाउंड सीड हो तो वो सीड भी हमारे और सीड के साथ में कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द मदर प्लांट। हो सकता है वो सीड जो है वो किसी इन्फीरियर क्वालिटी के सीड का किसी इन्फीरियर क्वालिटी के प्लांट का हो और गिर के दूसरी जगह आ गया हो, ऐसे ट्री के नीचे आ गया जो पहले से लंबा और बढ़िया ट्री है। तो हम तो सोच रहे हैं कि वो जो सीड है वो हेल्दी ट्री का है, अच्छे टिपिकली सुपीरियर ट्री का है, जबकि वो सीड जो है वो इन्फीरियर ट्री का है। थर्ड है सीड एंड फ्रूट्स विच फॉर नेचुरली ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिफेक्टिव एंड डैमेज बाय द इंसेक्ट एंड रूडेंट्स। जो भी सीड नीचे गिरते हैं वो जनरली क्या होता है कि जो भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट हैं वो इन सीड्स पे अटैक कर लेते हैं या फिर जो रोडेंट्स चूहे वगैरह होते हैं हमारे सीड को डैमेज कर देते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं सीड कलेक्शन फ्रॉम द फॉलन फ्रूट के। सेकेंड जो मेथड है वो है सीड कलेक्शन फ्रॉम द क्राउन्स ऑफ फेल्ड ट्री। ऐसे ट्री जिनकी कमर्शियल फेलिंग हो रही होती है
उस टाइम पे जो भी हमको ऐसे ट्री दिखते हैं जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं, उन ट्रीज से हम सीड का कलेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू मार्क सच ट्री बिफोर द फेलिंग ऑफ ट्री। तो हम पहले से ही जब ट्री को काट रहे हैं उससे पहले ही ऐसे ट्रीज पे मार्क कर देंगे जो हाइट में बड़े हैं और प्लस ट्री टाइप के दिखते हैं। थर्ड जो मेथड है वो है सीड कलेक्शन फ्रॉम द स्टैंडिंग ट्री। Seeds and fruits can be collected from standing tree by using several methods. First है from shrubs and trees which have low branches. ऐसे ट्री या shrub species जिनकी जो हाइट है वो कम है, ऐसे ट्रीज के फ्रूट्स एंड सीड्स जो है खड़े खड़े कलेक्ट किए जा सकते हैं। सेकेंड, द ब्रांचेज बियरिंग सीड्स फ्रूट्स कुड बी कट विद द हेल्प ऑफ स्टिक। ऐसे ट्री जो थोड़ा बड़े हैं हाइट में, उनके लिए ऐसी ब्रांचेज जिसमें बहुत सारे सीड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, उन ब्रांचेज को काट के फिर उसमें से सीड जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। थर्ड मेथड इसमें भी है कि फ्रूट एंड सीड्स फ्रॉम स्टैंडिंग ट्री कैन बी कलेक्टेड बाय क्लाइंबिंग द ट्री। ट्री अगर बहुत ऊंचा है तो उसमें चढ़ के फिर हम एक पॉलिथीन या बैग लेके उसमें सीड कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर जिस ब्रांच में बहुत ज़्यादा सीड या फ्रूट लगे हुए हैं, उस ब्रांच को पकड़ के अगर जोर से हिलाएंगे तो वो जो सीड हैं और फ्रूट्स हैं जो हैं वो नीचे ज़मीन पे आ गिरेंगे, तो वहाँ से फिर हम इन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीड की हैंडलिंग। इसको सीड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। जब हम सीड को कलेक्ट करते हैं उसके बाद भी अलग अलग प्रोसेस हैं जो सीड में करनी पड़ती है हमको, जैसे कि प्री क्लीनिंग है, प्री क्योरिंग है, एक्सट्रैक्शन है, डीविंगिंग है, क्लीनिंग है। ये सब अलग अलग मेथड्स हैं। In majority of tree species, fruits are collected from the forest. Seeds are extracted, dried, and kept ready for sowing. Purpose of processing is to produce good quality clean seeds. सबसे पहले प्री क्लीनिंग में जब भी हम फॉरेस्ट से सीड का कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे ट्विग्स है, बार्क है, लीफ लिटर है, ये साथ साथ सीड के कलेक्ट हो जाती है। तो इन सब इम्प्योरिटी को सीड से अलग करने के लिए अलग अलग जो मेथड है वो हम यूज में लाते हैं, जैसे फ्लोटेशन है, ब्लोइंग है, विनोइंग है। इन सब के द्वारा जो भी इम्प्योरिटी है उसको रिमूव किया जा सकता है। फ्लोटेशन में जो भी हमारा वाटर होता है, वाटर में पूरा का पूरा जो सीड है वो डाल दिया जाता है। जितने भी इनर्ट मटेरियल है वो सारा का सारा पानी के ऊपर आ जाएगा और जो हमारा अच्छी क्वालिटी का सीड होगा वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। ऐसी विंडोइंग जो मेथड होती है, एक बर्तन में हम सारा का सारा सीड जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं और उसके दूसरी साइड से जो फैन है वो चला देते हैं। जब इस सीड को हम फैन के ऊपर छोड़ते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो अलग जाके हवा के संग उड़ जाती है दूसरी साइड, और जो सीड होता है वो हमारा नीचे आ जाता है। फिर नेक्स्ट है प्री क्योरिंग। जब फ्रूट्स ट्री या ग्राउंड से कलेक्ट किए जाते हैं तो सभी फ्रूट्स मैच्योर नहीं होते हैं, उसमें से कुछ फ्रूट्स इमैच्योर भी रहते हैं। ऐसे फ्रूट्स को कुछ और टाइम के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे फ्रूट्स को कुछ टाइम के लिए जानबूझकर हम स्टोर करके रख देते हैं ताकि जो उनके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए और जो फ्रूट है वो हमारा मैच्योर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि जो सीड है उसको फ्रूट के अंदर से कैसे निकाला जाता है। इसकी मेनली दो मेथड होती हैं, एक है ड्राइंग, दूसरा है डीपल्पिंग। अगर ड्राई फ्रूट है तो उसको कुछ टाइम पे सुखा के उसका जो सीड है फ्रूट के बाहर निकाला जा सकता है। अगर फ्लैशी फ्रूट है तो उसमें डीपल्पिंग की ज़रूरत होती है, जो भी उसका पल्प है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो सीड है उसको अलग कर लिया जाता है। सीड का जो एक्सट्रैक्शन है वो जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिसमें डीपल्पिंग वाले या फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं उसमें फर्मेंटेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर फर्मेंटेशन हो गया
तो फिर जर्मिनेशन की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट डी विंगिंग। ऐसे सीड्स जिनमें विंग्स लगे रहते हैं, तो उन सीड्स को जब भी जर्मिनेट करवाते हैं उससे पहले डी विंग, उसका जो विंग होता है उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है ताकि वो आसानी से जर्मिनेट कर पाएँ। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है क्लीनिंग की। साउंड सीड कैन बी क्लीन्ड फ्रॉम इम्प्योरिटी बाय स्क्रीनिंग एंड सीविंग। सेकेंड है सॉर्टिंग, थर्ड है विनोइंग, फोर्थ है फ्लोटिंग। जो भी सीड है उसको इम्प्योरिटी अलग किया जा सकता है। एक तो अगर हमारे पास कोई छन्नी होगी, छन्नी के ऊपर हम पूरा सीड डाल देंगे और उसको छानेंगे, तो जो भी हमारा सीड है वो ऊपर छन्नी में आ जाएगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे आ जाएगी। सॉर्टिंग में हम साइज के बेसिस पे जो सीड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब जो भी हम साइज रखना चाह रहे हैं उसी साइज के सीड को हम रखेंगे, बाकी अगर वो बहुत बड़ा है या छोटा है तो उस सीड को हम अलग कर सकते हैं। ऐसी विनोइंग मेथड और फ्लोटिंग मेथड हमने पहले डिस्कस कर ली। विनोइंग में बाय एयर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको अलग किया जा सकता है। फ्लोटिंग में हम वाटर का यूज करते हैं, वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ जाएगी और जितना भी हमारा अच्छी क्वालिटी का सीड होगा वो नीचे पानी में बैठ जाएगा। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।